हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम नेहा है और आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैनेजमेंट एंड एथिक्स के और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग अगर प्लेलिस्ट को बहुत ही सीरियस नहीं ले रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट, सारी जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं विश्वास है तो आप जो है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी मैनेजमेंट एंड एथिक्स के क्वेश्चन आए हैं आप वहाँ पे मैच कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में एग्रीकल्चर एंड जीके में। तो अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट है, अगर आप हमारा FCI का कोर्स ख़रीदना चाहते हो FCI AGMT के लिए, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो है कि आपको केवल 999 में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कंप्लीट नोट्स बेस्ड ऑन सिलेबस प्लस ई बुक प्लस जो है कि आपको वीडियो प्लस लेक्चर सारे मिलेंगे प्लस PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और जो है कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे प्लेलिस्ट में आप देखिए, आपको सारे के सारे जितने भी FCI के अभी तक के कोर्स में कराए गए हैं क्वेश्चंस, आपको ये हमारी जो है कि 7th सीरीज़ है। ठीक है, इस क्वेश्चन सीरीज़ की 7, जिसमें मैंने हर सीरीज़ में 50 क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जो है कि अब हमारे प्लेलिस्ट को देखिए और अपने कोर्स की प्रिपरेशन आप जो है कि इंश्योर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। जो स्टेटमेंट है उसमें से ट्रू कौन सा है। पहला ऑप्शन ए है, ऑल टास्क ग्रुप आर आल्सो कमांड ग्रुप। सारे जो टास्क ग्रुप हैं उनको कमांड ग्रुप भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ऑल कमांड ग्रुप्स आर आल्सो टास्क ग्रुप। सारे जो कमांड ग्रुप होते हैं वो टास्क ग्रुप भी कहते हैं उसे। ठीक है, या फिर ऑल टास्क ग्रुप आर आल्सो फ्रेंडशिप ग्रुप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल कमांड ग्रुप्स आर आल्सो इनफॉर्मल ग्रुप, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा, ऑल कमांड ग्रुप्स आर आल्सो टास्क ग्रुप, जो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल कमांड ग्रुप्स आर टास्क ग्रुप। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ये है हमारे साइंटिस्ट कार्टराइट। ठीक है, कार्टराइट ये है हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने बात की थी हमारे जो है कि इनकी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम बात करते हैं इनके बारे में। एज पर द कार्टराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप इज मीन्स फॉर ओवरकमिंग टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी भी चेंज को रेजिस्ट करने के लिए, है ना, इन्होंने बात की थी किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, ठीक है, उससे बाहर निकलने के लिए इन्होंने बात की थी। उस जो है टॉपिक पे इन्होंने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हो जाएगा कि ऑप्शन ए इंटेंसिव, बी कोर्सन एजुकेशन, डी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। किसी भी ठीक है ग्रुप की जो है कि हमारी चेंज करना है उसको, वो रेजिस्ट कर रहे हैं, किसी भी चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कि आप किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो, ठीक है, और या फिर उस चीज़ से आपको नुकसान पहुँच रहा है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप उससे अटैच हो और उससे आपको नुकसान पहुँच रहा है, तो ये जो है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ईच स्टेटमेंट बिलो इज़ ट्रू अबाउट द कन्फ्लिक्ट्स एंड द कन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट। कौन सा इसमें जो है कि ट्रू स्टेटमेंट होगा। ठीक है, जो कन्फ्लिक्ट्स, जितने भी जो विवाद होते हैं, अपवाद होते हैं, उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, मैनेजमेंट के, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, सारे के सारे हैं बट एक नहीं होगा, एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा होगा कन्फ्लिक्ट इंक्लूड्स इंटरेक्शन इन विच वन पार्टी अपोज अनदर। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स वो होते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के पार्टी को से इंटरेक्ट करते हैं, जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो अपोज करेंगे तो वो अपोज ही करेंगे, कोई इंटरेक्शन वहाँ पे नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की।
Which of the following statement is false about functional and dysfunctional conflicts in organization? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में के लिए जो फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, कोई फंक्शनल और डिसफंक्शनल विवाद होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ फंक्शन अच्छे से कर रही है नहीं कर रही, उसके बारे में जो भी विवाद होते हैं वो हमारे जो है कि किस में आते हैं। तो यहाँ पे हम जो है बात करेंगे जो करेक्ट आंसर होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट डज नॉट इन्वॉल्व मेंटेनिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एट फंक्शनल लेवल। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट होते हैं वो क्या नहीं, मेंटेनिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एट फंक्शनल लेवल, कोई भी फंक्शनल लेवल पे जो मेंटेनेंस होता है उसको इन्वॉल्व या फिर उसको हमारे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। ऑल बट वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब एस्पेक्ट्स ऑफ लेवल and type of conflicts in organization. Which of the following statement does not? इसमें से इस क्वेश्चन में सारे के सारे स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे गलत सही हैं और एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट गलत है। तो जो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट होगा वो बोलेगा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स इज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू और मोर पीपल। इंटरपर्सनल जो होता है वो हमारा जो है कि यहाँ पे वहाँ पे जो है कि बात की है यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन की मीनिंग डिफरेंट है कि यहाँ पे जो है कि बट ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेटली डिस्क्राइब एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विच ऑफ द डज नॉट। ओके, सारे के सारे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को करेक्टली डिस्क्राइब किए हैं बट एक इसमें से डिस्क्राइब नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स इज अ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू एंड मोर पीपल। ठीक है, जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो दो और दो से ज़्यादा पीपल के बीच में होते हैं। ये जो है कि हमारा करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट जो है कि नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ईच स्टेटमेंट बिलो इज़ ट्रू अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट एक्सेप्ट। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट के यहाँ पे जो है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम लिए हैं ये जो है कि कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट से जो है कि हमारे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि सारे के सारे अभी तो क्वेश्चन वही आ रहे हैं, तो हम लोग इसको एक एक करके देखते चलेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ईच स्टेटमेंट बिलो इज़ ट्रू अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट एक्सेप्ट। तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है कि कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट के हैं, एक्सेप्ट सारे के सारे हमारे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के हैं। पहला हमने जो है कि पहले ही बात की थी, इनोवेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज रिक्वायर्ड अ हाई डिज़ायर कॉन्फ्लिक्ट्स लेवल मोर देन रूटीन प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो कि हमारे इनोवेटिव प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो सर्विस उनके लिए रिक्वायर्ड होती है उसमें क्या होता है कि ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी और सारे क्वेश्चन जितने भी स्टेटमेंट है, इफ़ कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ वर्क यूनिट इज़ डिसफंक्शनली लो, कहीं भी जो है कि हमारे वर्क यूनिट में जो है कि हमारा जो है कॉन्फ्लिक्ट्स है लो, द मैनेजर ट्राई टू इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे मैनेजर ट्राई करेंगे, ठीक है, बट वहाँ पे अगर डिसफंक्शन कोई भी चीज़ हो रहा है तो मैनेजर वहाँ पे उसको सही करने की कोशिश करेंगे। अ मैनेजर्स टॉलरेंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स कैन अफेक्ट द मैनेजर्स परसेप्शन ऑफ डिज़ायर कॉन्फ्लिक्ट्स लेवल इन वर्क ग्रुप। जो मैनेजर है वो कितना टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स को, किसी भी विवाद को वो कितना टॉलरेट कर सकता है, वो जो है कि उसकी परसेप्शन और डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे जो है कि उसके वर्क ग्रुप में जो है कैसा कमांड एरिया, कैसा कहते हैं ना, कैसी काम वो करने की इच्छा वहाँ पे रहेगी। तो ये जो है कि मैनेजर जो कितना वो टॉलरेट करता है उस लेवल पर बात करेंगे हम लोग। बात है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिज़ायर कॉन्फ्लिक्ट्स लेवल डू नॉट वेरी फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर एंड द सेम ग्रुप ओवर टाइम। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा 6 का वो होगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स अबाउट रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए देखेंगे, कॉम्प्रोमाइज यूजेज निगोशिएशन टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स इफ़ स्प्लिट्स द डिफरेंस बिटवीन द पार्टी इन कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, निगोशिएशन करेंगे या तो रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे या फिर उसको हम जो है कि नेगोशिएशन कुछ करेंगे वहाँ पे। ठीक है, ताकि स्प्लिट्स दोनों के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स डिफरेंट बिटवीन द पार्टीज़ इन कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, स्प्लिट हो यहाँ पे हम और निगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो ये जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे जो हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का वो होगा ए। बाकी क्या है, अवॉइडेंस प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम फेसिंग अ कॉन्फ्लिक्ट एपिसोड।
अवॉइड किसी को करेंगे तो जाहिर सी बात है कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे कम होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजुअली डज नॉट फाइंड अ कन्फ्लिक्ट्स एपिसोड्स रूट कॉजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो होगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज कन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से जो है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट्स को इंक्रीज नहीं करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन सुपर ऑर्डिनेट गोल, डेविल एडवोकेट, हेट्रोजीनियस ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा सुपर ऑर्डिनेट गोल। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारे जो है कि कन्फ्लिक्ट्स को जो है बढ़ाने में काम नहीं करते हैं। तो ये होगा हमारा सुपर ऑर्डिनेट गोल। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स अबाउट इथिकल इश्यूज़ इन कन्फ्लिक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉल्स नहीं है इथिकल इशू, और जो है इथिकल इशू में जो बात करेंगे उसमें जो है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी, इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम रिक्वेस्ट फॉर इमोर्टल एक्ट। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो हमारे जो है कि इमोर्टल एक्ट्स के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर 9 का हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। विच one of the advantage of conflicts is that it forces you to examine problem and work towards a potential। कन्फ्लिक्ट्स का एक एडवांटेज है कि ये आपको फोर्स करता है किसी भी प्रॉब्लम को एग्जामिन करने के लिए और उसको जो है कि वर्क को एक पोटेंशियली सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर किसी के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उस झगड़े का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा और उस सोल्यूशन पे पोटेंशियली, ठीक है, या फिर हम उसको बहुत अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। कन्फ्लिक्ट्स दैट रिफर्स टू अ डिसएग्रीमेंट अमॉन्ग कनेक्टेड इंडिविजुअल्स। कन्फ्लिक्ट्स हमारे क्या रिफर्स करते हैं, ठीक है, किसी भी जो कनेक्टेड पीपल है, अगर वहाँ पे जो है हमारे कन्फ्लिक्ट्स या फिर हमारे वहाँ विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के भाव विचार को वो एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। तो बात करेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा इंटरपर्सनल। जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स होंगे वहाँ पे जो है कि ये हमारे किसी भी विचार पे, भाव पे वो लोग एक साथ एग्री नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। द फर्स्ट स्टेज ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज़, ठीक है, जो हमारे कन्फ्लिक्ट का फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट का फर्स्ट स्टेज होता है वो क्या होता है? सबसे पहले होती है डिफाइन द प्रॉब्लम्स। पहली स्टेज ही होती है डिफाइन द प्रॉब्लम्स को पहले बात हम डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद हम जो है कि उसको सोल्यूशन के आगे और चलेंगे कि प्रॉब्लम किस वजह से हुई, कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से हुए, डिसएग्रीमेंट किस वजह से हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वही को, उसी चीज़ को पहले डिफाइन करेंगे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 12 का वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल। कौन सी ऐसी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो भी विवाद है उसको सॉल्व करने की कौन सी स्किल होती है? ठीक है, तो सबसे पहले हमारी किसी भी विवाद को सॉल्व करने की जो पहली स्किल होती है, ठीक है, जो उनका तरीका होता है उसको सॉल्व करने का, वो होता है हमारा एक्टिव लिसनिंग। अगर कोई उसको एक्टिवली सुन रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में कुछ न कुछ उसे सॉल्व करने का, उसे ख़त्म करने का, ठीक है, या फिर उसका कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए अगर एक्टिवली वो सुन रहा है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हु कंसीडर्ड ऑर्गेनाइजेशन टू बी सिमिलर टू द आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, किसने कंसीडर किया था कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग होती है वो हमारे बिल्डिंग की प्लानिंग के जैसी होती है। तो हमारी जो ये इन्होंने हमारे जो न्यूमेंस थे, ठीक है, ऑथर न्यूमेंस जो थे, इन्होंने हमारे बात की थी हमारे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका आर्किटेक्चरल प्लान जो है कि बिल्डिंग जैसा है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूमेंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। फंक्शनल फोरमैनशिप इज़ द कॉन्सेप्ट अंडरलेइंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन।
जो हमारे फंक्शनल फोरमैनशिप के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। तो फंक्शनल फोरमैनशिप है तो ये हमारे जो है कि फंक्शनल उसके अंदर आएंगे, फंक्शनल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये आएंगे कॉन्सेप्ट। जो भी कॉन्सेप्ट होंगे हमारे फंक्शनल फोरमैनशिप से रिलेटेड वो हमारे फंक्शनल कॉन्सेप्ट के अंदर आएंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आएंगे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 15 का वो होगा हमारा बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। विच नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ सुटेबल फॉर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, कंसल्टेंसी etc। कौन से नेचर का ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा जिसमें जो है कि हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर की, एरोस्पेस की, कंस्ट्रक्शन की और कंसल्टेंसी की। तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट हमारे तो जो प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल डज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वायलेट। जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल होते हैं, फंक्शनल होते हैं, ठीक है, फिर हमारे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे, मैट्रिक्स हो जाएंगे, ये सब सारी चीज़ें हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। तो इसमें जो है कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ को मानता नहीं है, ठीक है, किस चीज़ को वायलेट करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड को ये जो है कि फॉलो नहीं करता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी आती हैं 14 प्रिंसिपल के, ठीक है, फयोल्स 14 प्रिंसिपल के अंडर ये आती हैं हमारी। ये जो सारी चीज़ें हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्पिरिट द कॉर्प, ये सब सारी चीज़ें हमारी 14 प्रिंसिपल के, फयोल के 14 प्रिंसिपल के अंदर आती हैं ये। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। A rapidly changing adaptive temporary system of a group of people with diverse प्रोफेशनल स्किल आर नोन एज, ठीक है, कोई भी है जो कि टेम्परेरीली सिस्टम है, ठीक है, प्लस जो है कि वहाँ पे पीपल जो है कि क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोफेशन में अपनी स्किल को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, या जो है कि अपनी प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे कौन से सिस्टम आते हैं, ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि आप अपने हिसाब से, है ना, जो कि आप अपनी स्किल वहाँ पे यूज़ करके किसी भी काम को कर सकते हो। तो ये फ्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर सुटेबल इन डैश इन्वायरमेंट। किस टाइप के इन्वायरमेंट में हमारा जो है कि फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डायनेमिक। एक होगा स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है ना कि वहाँ पे आप जो है कोई भी चीज़ें स्थिर है, ठीक है, वहाँ पे चेंजेबल नहीं है। जहाँ पे डायनेमिक होगा, ठीक है, मूवेबल होगा, ठीक है, वहाँ पे चेंज करने की जो है कि ज़रूरत आप महसूस करते हो, वहाँ पे चेंज करने वाली चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, तो वो आपको जो है कि आपकी हो जाएंगी डायनेमिक इन्वायरमेंट। अगर तो वो होगा आपका फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 की। अ कंसर्न हैविंग टेक्सटाइल, केमिकल, प्लास्टिक फर्टिलाइजर्स फॉलो डिपार्टमेंटेशन बेस्ड ऑन। ये जो है कि हमारे टेक्सटाइल आ गए, केमिकल आ गए, प्लास्टिक फर्टिलाइजर्स आ गए, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, किस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। तो ये जो है कि हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट हैं, तो ये हमारे जो है कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के अंदर ये आएंगे, जो करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 की। द एक्ट ऑफ इंटरेस्टिंग सब ऑर्डिनेट्स विद द सेम पावर दैट आर द सुपीरियर इज टर्म्ड। जो हमारे जो है कि सब ऑर्डिनेट के ऊपर ये पावर सेम फील करेंगे, जो कि सुपीरियर के टर्म में बोलते हैं। तो ये हमारा जो डेलीगेशन होता है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 21 का सी करेक्ट आंसर डेलीगेशन जो है हमारा ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। ब्लैंक अप्लाइड टू द सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन वाइड कॉन्टेक्स्ट। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि सिस्टमेटिक डेलीगेशन की अथॉरिटी को जो है कि हमारे बात करता है। तो ये हमारा जो है कि डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाइज टू द सिस्टमेटिक डेलीगेशन। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि पावर आप जो है ना आप
एक बेसिक यूनिट से शुरू करो और आप हायर लेवल तक ले जाओ, ठीक है। ये बात करता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे कि हमारे पंचायती राज में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, ठीक है। आप वहाँ पे क्या गया कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो आप, ठीक है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और जो है कि यूनिट लेवल से जो है कि आप हाई लेवल तक वहाँ पे बात करो, तो ये हो जाता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 की। द अथॉरिटी शुड बी commensurate with the responsibility is the way best way to achieve, ठीक है। अथॉरिटी पे की बात किया जाता है कि उस पर कैसे बेस्ट हम अचीव कर सकते हैं उस पर, तो इफ़ेक्टिव डेलीगेशन, ठीक है। इफ़ेक्टिव डेलीगेशन इन द सेंस कि आप जो है कि सबको अपनी अपनी पावर का एहसास दिलाओ, प्लस उनको जो है कि इन्फीरियरिटी की फीलिंग नहीं दो, ठीक है। उनको जो है कि उनके भावनाओं को चोट ना पहुंचाओ और इफेक्टिव डेलीगेशन वहाँ पे आप करो, तो वहाँ पे किसी भी चीज़ को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ट अचीव कर सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो करेक्ट आंसर जो 23 का होगा वो होगा हमारा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा हमारा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्राइजेज। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी स्ट्रक्चर में, जो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, उसको कैसे हम जो है मैनेज करें ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी इंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से हम उसको अचीव कर सकें। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या होता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं, ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड सारी चीज़ें वहाँ पे डिसाइडेड होती हैं। तो यहाँ पे हम जो है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो भी सारी चीज़ें आएंगी वहाँ पे वो जो है कि हमारी किसी भी इंटरप्राइजेस की या किसी भी हमारी कंपनी की या बिज़नेस की, वो हमारी जो है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर काम करेंगे, तो वो हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की। ग्रेप वाइन इज़ अनदर टर्म यूज टू डिस्क्राइब, ठीक है। ग्रेप वाइन जो होता है वो कैसा क्या होता है, जो ग्रेप वाइन होता है ना वो होता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है ना, जो इंसान ऐसा है कि जो सबसे बात करता है ना, आप ऐसा नहीं कि उसको एक बात बता दो वो अपने अंदर रख ले, ठीक है, अपने पेट में पचा ले, तो वो इंसान है। तो वहाँ पे जो ऐसी कंडीशन जिसको जहाँ पे आप देखते हो है ना, एक इंसान को आप बताए, वो दूसरे तीसरे को बताया, तीसरा चौथे पाँचवें छठे को बताया, तो यहाँ पे क्या होता है वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। आपने एक से शुरू किया, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। द अनऑफिशियल एंड सोशल पैटर्न ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इज ऑब्जर्व, ठीक है। कहीं भी है जहाँ पे अनऑफिशियल है, जैसे ऑफिस नहीं है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, सोशल पैटर्न नहीं है, ठीक है, सोशल पैटर्न है, ठीक है, ह्यूमन के इंटरेक्शन की, ठीक है, वहाँ पे सोसाइटी है, ठीक है, ऑफिस नहीं है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपना काम कर रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं, तो ये किसके अंडर आती है, तो ये हमारे जो है कि आती है हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हमारे जो है कि सारे टेक्सटाइल आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट रिलेटेड होते हैं वो हमारे जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो फॉर्मल हमारा जैसे कि कॉलेज हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, ये सब सारी चीज़ें हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। व्हेन डिपार्टमेंटेशन इज़ डन बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, किसी भी डिपार्टमेंट को उसके प्रोडक्शन के हिसाब से हम बांटते हैं, ठीक है, सेल हो, फाइनेंसिंग हो एंड पर्सनल, इट इज़ टर्म्ड एज, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को हम उसके फंक्शन के हिसाब से बांटते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो कि वो हो जाएगा हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन वहाँ पे हम बात करेंगे कि उस हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से हम वहाँ पे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, फंक्शनल डिपार्टमेंट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। अ सुटेबल बेसिस फॉर डिपार्टमेंटेशन इज डिसाइडेड कंसिडरिंग, ठीक है, सुटेबल
जो बेसिस होता है किसी भी डिपार्टमेंट को डिसाइड करने का, वो क्या होता है, तो उसके स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क में, ठीक है, वो किस वर्क में स्पेशलाइज है, किस वर्क को अच्छे से कर सकता है, किस में उसकी स्पेशलाइजेशन है, उसके वर्कर की स्पेशलाइजेशन है, उसके बेसिस पे हम उसको डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का ए, ठीक है। जैसे कि हमारे जो फाइनेंस होते हैं, ठीक है, जिन्होंने फाइनेंस में आपने काम किया है, ठीक है, तो वो हमारे फाइनेंस के लिए काम करेंगे। कोई जो है कि हमारे जैसे कि आर्मी फोर्सेस के लिए काम किया है, तो वो हमारे जो है कि कहते हैं ना रक्षा उसमें जाएंगे, रक्षा वाले डिपार्टमेंट में, ठीक है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। कोई आ गया हमारा जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में काम कर रहा है या एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया, तो वो सारी चीज़ें हमारी ऐसे डिपार्टमेंट को उनकी स्पेशलाइजेशन होती है उस चीज़ में, उसके में काम करने के लिए। तो इस हिसाब से हम डिपार्टमेंट को बांटते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज़ प्रीडोमिनेंटली डैश एंड डैश इन नेचर। जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है वो किस किस चीज़ में डोमिनेट करती है, तो वो हमारी पहली तो डिस्क्रिप्टिव होगी और प्रेडिक्टिव होगी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन हमारी डिस्क्रिप्टिव होगी प्लस प्रेडिक्टिव होगी, ठीक है, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसका जो नेचर होता है वो प्रेडिक्टिव नेचर का होता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का वो होगा डी। आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। मशीन थ्योरी हैज़ बीन पॉपुलराइज एज। जो मशीन थ्योरी है ना, मशीन थ्योरी इन द सेंस कि आप वहाँ पे टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे, टेक्निक्स का यूज़ करोगे, प्लस आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज़ करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो मशीन थ्योरी जो है कि हमारी किस पे बात करेगी, तो वो हमारे साइंटिफिक अप्रोचेस जितने भी होंगे उस पर बात करेगी। बिकॉज यहाँ पे आपको जो है कि सारी चीज़ें मशीन के द्वारा किए जा रही हैं, सारी चीज़ों में आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, तो ये सब सारी चीज़ें आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ठीक है, जो स्पैम ऑफ कंट्रोल को किसने बात किया था, तो इसको बात किया था हमारे ग्रेनुलास ने, ठीक है, ग्रेनुलास ने जो है इसके बारे में बात किया था, और ग्रेनुलास थ्योरी ऑफ स्पैम ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात किया था इन्होंने, ठीक है, जिन्होंने बात की थी डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप के बारे में, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप के बारे में, और क्रॉस रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने बात की थी। तो ये थे हमारे VM ग्रैकुलास, ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से कर लो प्रोनाउंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ब्लेक एंड माउंटन प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ। ब्लेक और माउंटन ने क्या डिफाइन किया था, क्या कॉन्सेप्ट दिया था, तो इन्होंने हमारे जो है कि मैनेजरियल ग्रिड को जो है कि इन्होंने बताया था, ठीक है, मैनेजरियल ग्रिड को इन्होंने बताया था। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि इन्होंने बताया क्या था, ठीक है, इन्होंने बताया था 2 कॉन्सेप्ट दिए थे, कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर द रिजल्ट। जैसे एक लीडरशिप है, वो उसकी क्वालिटी है कि वो किस पे बात करता है, ठीक है, अगर वो बात करता है कि वो पीपल की कंसर्न के बारे में देखता है, ठीक है, और जो है कि अपनी रिज़ल्ट के बारे में देखेगा, ठीक है, अगर उसका जो है कि कंसर्न पीपल के लिए लोगों के लिए कम होगा और हमारे उसके रिज़ल्ट के लिए ज़्यादा होगा, ठीक है, वो रिज़ल्ट पे अपने ज़्यादा ध्यान देता है, तो वहाँ पे जो है कि हमारा ये पहला ये बनेगा। अगर वो जो है कि अगर हमारी जो है कि सबसे ज़्यादा पीपल की कंसर्न अगर ज़्यादा रखता है और अपनी लो प्रोडक्शन रिज़ल्ट के बारे में बात नहीं करता है, तो यहाँ पे हमारे कंट्री क्लब मैनेजमेंट की बात होगी। अगर वो जो है कि अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा बात करता है प्लस पीपल की कंसर्न के बारे में उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट वाली बात आ जाएगी। अगर वो बात करता है हमारा दोनों के पीपल के बारे में, ठीक है, अगर वो पीपल के लिए कंसर्न रख रहा है प्लस आपकी जो है कि 50-50% अगर वहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, तो वो हमारी जो है कि टीम मैनेजमेंट की बात करेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट जो मेन फेवरेबल कंडीशन आपके लिए आती है वो होती है आपकी टीम मैनेजमेंट की, ठीक है। तो किस किस तरीके की कहाँ पे क्या चीज़ें बनती, क्या चीज़ें लो हैं, उस हिसाब से ये जो है कि 4 तरीके की सिचुएशन बनती है। पहली स्टेटमेंट हो जाएगी इम्पॉवरविश मैनेजमेंट, प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट, कंट्री क्लब मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमारी 4 कंडीशन यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है, 4 कंडीशन आपको यहाँ मिलेंगी। तो ये जो है कि ब्लेक एंड माउंटन मैनेजरियल ग्रिड के बारे में बात किए थे,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे। द लैटिन टर्म पर्सोना इज़ यूज टू डिस्क्राइब, जो लैटिन वर्ड पर्सोना है ये किसके बारे में डिस्क्राइब करता है? तो ये हमारी जो है कि पर्सनालिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। पर्सोना जो है हमारी पर्सनालिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है, और पर्सोना इज़ अ लैटिन वर्ड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। बीइंग आउटगोइंग, टॉकेटिव, सोशलेबल, असर्टिव इंडिकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी डायमेंशन। कोई बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ही फ्री है, फ्रैंक है, बहुत ही टॉकेटिव है, लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है, ठीक है, और उसका पॉजिटिव किसी भी चीज़ के लिए वो है पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, तो वो किस टाइप का जो है कि पर्सनालिटी का डायमेंशन वो रखता है? तो ये जो है कि इसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्जन, ठीक है। कोई भी चीज़ें जो है कि एक इंट्रोवर्जन वाले जो है कि क्वालिटी वाले लोग होते हैं जो कि लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक हो गया हमारा एक्स्ट्रा, और एक होता है इंट्रो। इंट्रो मतलब जो लोग पसंद नहीं करते हैं लोगों से बात करना, ठीक है, सोशल होना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लगभग पॉजिटिव एटीट्यूड कम रहता है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड कम रहता है इन कंपैरिजन टू एक्सट्रोवर्जन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा एक्सट्रोवर्जन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। एन इंडिविजुअल्स व्यू ऑफ रियलिटी, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल से अगर वो रियलिटी को परसेप्शन करता है, रियलिटी को डिफाइन करता है, तो उसके लिए जो करेक्ट आंसर जो रियलिटी होती है, ठीक है, वो उसको कैसे देखता है, इंडिविजुअल का जो व्यू है वो रियलिटी को कैसे देखता है, तो वो उनका परसेप्शन होता है, ठीक है, वो उनका परसेप्शन होता है उस चीज़ को रियलिटी को देखने का, तो वो उनका इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। चलिए नेक्स्ट करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। द टेंडेंसी ऑफ जजिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप टू विच दे बिलोंग्स इज टर्म्ड, ठीक है, किसी भी पीपल की जो है कि उनको जज कर लेना, ठीक है, प्लस उनको जो है कि उनके लुक के बेस्ड पे उनको देख करके, उनके रहने से, उनके खाने उठने बैठने के तरीके को देख के जो कोई भी जज कर लेता है किसी भी इंसान के जो है कि कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, किसी भी इंसान को जज कर लेना, ठीक है, कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है, ये एग्रेसिव नेचर का है, ये सब सारी चीज़ें है ना, इन द सेंस कि आप उसको नेगेटिव वे में बोल रहे हो, उसकी पर्सनालिटी को लेके नेगेटिव थॉट रखते हो, तो ये किस टाइप का जो है कि हमारा टर्म होता है? तो यहाँ पे होगा स्टीरियोटाइप, ठीक है। ये सबसे पहली बात, स्टीरियोटाइप के जो लोग होते हैं उनके पुराने ख्यालात रहते हैं, प्लस इनके जो कहते हैं ना कि एटीट्यूड होता है वो नेगेटिव वे में ही आपको बोलेंगे, किसी भी तरीके का वो नेगेटिव वे में ही आपको वहाँ पे वो बोलेंगे, तो यहाँ पे वो जो है कि आपको वो नेगेटिव ही बोलेंगे। तो ये करेक्ट आंसर जो इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग होगा वो होगा हमारा स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग के ये लोग होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इन लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज लर्निंग किसके बेस्ड पे है? तो ये हमारा जो है कि क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज इन लर्निंग में जो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज को, ठीक है, एक्सरसाइज के जो लॉ हैं वो क्या है, वो क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 है, निगेटिव रेन इन्फोर्समेंट इन्वॉल्व्स दैट थ्रेट ऑफ। नेगेटिव कोई भी चीज़ें हैं, है ना, ठीक है, तो वो होगा हमारा पनिशमेंट। तो ये हमारा जो भी सारी चीज़ें हैं नेगेटिव किसी भी चीज़ को फोर्स करके करवाने के लिए, तो वो हमारी जो है कि पनिशमेंट के तौर पे आ जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मास्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, ह्यूमन नीड आर टू बी अरेंज इन द फॉलोइंग हायरार्की ऑफ। मैंने आपको मुझे एग्जैक्टली सीरीज़ नहीं याद है, बट आई थिंक सो इन सीरीज़ 5 वहाँ पे मैंने जो है कि आपको जो है कि मास्लो हायरार्की थ्योरी में आपको उस पे क्वेश्चन कराया है और वहाँ पे आपको सारी थ्योरी के बारे में बताया है। तो यहाँ पे मास्लो थ्योरी जो है कि पहली जो उनकी नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरी उनकी सेफ्टी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड अगर उनकी पूरी हो गई तो उनको सेफ़ फील करना है, तो उनकी सेफ्टी नीड आती है। फिर उसके बाद जो है कि सेफ़ है तो वो सोशल नीड फिर उनको चाहिए, ठीक है, सोसाइटी का अप्रूवल चाहिए उनको। फिर स्टीम, सेल्फ स्टीम की बात होगी, फिर अपनी स्टीम के बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर उनकी जो है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आएगी। तो ये हमारी जो है कि मास्लो की हायरार्की थ्योरी होती है, ये हो जाएगी करेक्ट आंसर इसका डी,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा, डगलस मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन प्रपोज टू डिस्टिंक्टिव व्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स एंड वाई थ्योरी थी, इन्होंने बात की थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव की। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की थी। ठीक है, अब क्या होता है कि एक थ्योरी बात करेगी कि वो लोग जो है कि कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, अपने काम के लिए मोटिवेटेड होते हैं, एम उनका क्लासिफाइड होता है, एम उनका एकदम होता है ना कि एम एकदम उनका एकदम लक्ष्य के लिए एकदम तत्पर रहते हैं अपने। तो ये होता है एक एक्स थ्योरी, एक वाई थ्योरी। अब वाई थ्योरी जो वाई पीपल होंगे वो क्या होंगे, वो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बहुत ही है ना लो स्टीम वाले होंगे। ठीक है, उनका जो है कि गोल डिसाइडेड नहीं होता है, उनको धक्के से काम कराना पड़ता है। ठीक है, धक्का लगाओगे तो वो काम करेंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा उनका क्वेश्चन नंबर 40 का, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो मोटिवेशन थ्योरी वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करती है। नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारे यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एजम्पशन अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग एजम्पशन नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा, मोस्ट वर्कर प्लेस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन above all other factors associated with work and highly ambitious। ये बोल रहा है थ्योरी एक्स में। तो जो थ्योरी एक्स के पीपल होते हैं ना, एक्चुअली क्या होता है कि वो लोगों को धक्के से काम कराना पड़ता है। ठीक है, वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं एक्चुअली, वो लोग बस पैसे के लिए एक तरीके से कहिए तो काम करते हैं। ठीक है, नहीं तो उनका कोई मन नहीं होता है काम करने का, कोई पर्पज़ नहीं होता लाइफ का। तो ये जो थ्योरी एक्स वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ज़बरदस्ती और धक्के से काम कराना पड़ता है। ठीक है, तो उन जो है कि ये करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा कि वो उनका कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होता है, प्लस उनको जो है कि यहाँ पे हमारी बात करेंगे यहाँ पे थ्योरी एक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन फोकसेस ऑन 3 रिलेशनशिप, एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, परफॉर्म रिवॉर्ड रिलेशनशिप एंड रिवॉर्ड पर्सनल गोल रिलेशनशिप। ठीक है, जो ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी वो हमारे रिवॉर्ड और पर्सनल गोल रिलेशनशिप के बारे में बात की थी। यहाँ पे क्या था कि कोई भी है, ठीक है, कोई भी बंदा है या कोई भी एम्प्लॉयज़ है, वो क्या है कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर उसका एक उम्मीद होता है, वो एक एक्सपेक्टेशंस लगाता है अपने जो भी ऊपर वाले लोग हैं, ठीक है, जो भी उनको रिवार्ड देने वाले हैं, ठीक है, या फिर जो भी उनको इंटेंसिव देने वाले हैं, जो भी उनको पैसे देने वाले हैं, वो क्या लगाता है उम्मीद कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो उसका रिवार्ड मुझे अच्छा मिलेगा। ठीक है, उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा अगर हुआ तो उसको जो है कि प्रमोशन मिल सकती है, उसको अपने सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकती है। तो ये रिवॉर्ड और पर्सनल गोल रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 42 का वो होगा हमारा सी, रिवॉर्ड पर्सनल गोल रिलेशनशिप। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 है, अकॉर्डिंग टू हर्ट्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी द अपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज, सेटिस्फैक्शन का अपोजिट क्या होगा, नोट सेटिस्फैक्शन। अब क्या है, इन्होंने बात की थी हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर का। आप जहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, पहली बात आप जहाँ पे काम कर रहे हो है ना, वहाँ पे आपको सबसे पहली बात तो हाइजीन फैक्टर रहेगा, हाइजीन है वहाँ पे, तभी आप वहाँ पे मोटिवेटेड रहोगे काम करने के लिए। अगर आपका लो हाइजीन है प्लस लो मोटिवेशन है तो वहाँ पे आपका जो है कि सिचुएशन गंदी होगी, एम्प्लॉयज़ जो है कि मोटिवेटेड काम करने के लिए नहीं रहेंगे और उनकी जो है कि वो कंप्लेन करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। पहली ये सिचुएशन बनती है। दूसरी सिचुएशन बनती है कि लो हाइजीन एंड हाई मोटिवेशन। अगर हाइजीन वहाँ पे कम है और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है तो एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेटेड रहेंगे काम के लिए, बट उनके वो जो है कि कंप्लेन करने के लिए आपके लिए वो तत्पर रहेंगे। कंप्लेन उनकी रहेगी हाइजीन को लेके, पानी वहाँ पे अच्छा नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, ये सब सारी चीज़ें जो है हाइजीन फैक्टर के अंदर आती हैं। तो आपको इस टाइम तो पक्का ही पता होगा कि हाइजीन और जो है सैनिटेशन, ये सब चीज़ों की क्या महत्व है। चलिए, तो अगर तीसरी सिचुएशन की बात करेंगे, हाई हाइजीन और लो मोटिवेशन। अगर
हाइजीन अगर अच्छा है और मोटिवेशन कम है तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, उनकी जो है कि कंप्लेंट्स तो कम रहेंगी, बट मोटिवेटेड वहाँ पे वो नहीं रहेंगे। मोटिवेटेड नहीं है तो काम अच्छे से नहीं होगा, टास्क पूरा नहीं होगा, प्लस वहाँ पे जो है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी या फिर कोई भी जहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। अगली हमारी सिचुएशन बनती है हाई हाइजीन एंड हाई मोटिवेशन। तो यहाँ पे जो है कि सिचुएशन आइडियल है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को कोई कंप्लेंट्स नहीं रहेगी और वो जो है कि मोटिवेटेड रहेंगे। तो जो हमारी सिचुएशन फोर्थ बनती है, चौथी सिचुएशन जो बनेगी हमारी, वो हमारी जो है कि फेवरेबल सिचुएशन किसी भी हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए करेक्ट होगी। तो ये हमारी जो है कि मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन का अपोजिट होगा वो होगा नो सेटिस्फैक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन का सेकेंड स्टेज यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज जो है कि हमारी यहाँ पे सेकेंड स्टेज जो है कि किसी भी ग्रुप फॉर्मेशन की हमारी सेकेंड स्टेज होगी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इट वॉज ओरिजिनली प्रपोज्ड मोर देन 45 ईयर अगो बाई। बोल रहा है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। न्यू जो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन का ये जो मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 45 साल पुराना कॉन्सेप्ट है जिसको किसने जो है कि बताया था, किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था? तो ये है हमारे पीटर ड्रकर जो है कि हमारे इसके बारे में मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के बारे में इन्होंने बताया था। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 45 का ए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की। वी ऑल नो दैट मेनली टू टाइप ऑफ ग्रुप एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, नेमली फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बट व्हाट आर दी टू टाइप ऑफ फॉर्मल ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है कि जो हमारे जो ग्रुप होते हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल होते हैं और इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल वो जहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे रूल फॉलो करने हैं, जहाँ पे आपको ड्रेस कोड लगा है, जहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर रहना है। इनफॉर्मल में है क्या कि आप वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, बट आप अपने हिसाब से वहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से अपनी स्किल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप जो है कि किसी को फॉर्मली आपको ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये जैसे कि आप ट्रेनिंग एंड विजिट की बात करेंगे, ठीक है, आप जैसे कि किसी को बच्चे जो है कि समर वेकेशन पे जाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हमारी इनफॉर्मल के अंदर आती हैं। तो ये हमारे जो है कि दो ग्रुप इसमें कौन कौन से बनते हैं, जो दो तरीके के ग्रुप होते हैं वो होते हैं कमांड ग्रुप एंड टास्क ग्रुप। जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा कमांड ग्रुप और टास्क ग्रुप। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। अ वेल इंटीग्रेटेड ग्रुप इज एबल टू डिसबैंड इफ रिक्वायर्ड व्हेन इट वर्क इज अकम्प्लिश्ड, दिस स्टेज नोन एज। तो ये जो स्टेज होता है वो होता है हमारा एडजॉर्निंग स्टेज। एडजॉर्निंग स्टेज होता है जहाँ पे जो है कि अगर रिक्वायर्ड है तो वो जो है कि वहाँ से हट सकते हैं, ठीक है, काम पूरा होने के बाद। तो ये होता है करेक्ट आंसर एडजॉर्निंग स्टेज। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ सच फंक्शन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो कल्चरल परफॉर्मेंस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, वो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो होगा बी, इट फैसिलिटेट द जनरेशन ऑफ कमिटमेंट टू वंस इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट ओनली। ये किसी भी कल्चरल परफॉर्मेंस में भाग लेना है, नहीं लेना है, उसमें अपना प्रेजेंस देना है, तो वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। दी डैश इज द पर्सपेक्टिव ऑफ मोटिवेशन दैट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नीड दैट एनर्जाइज बिहेवियर। यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जो कि मोटिवेशन के बारे में बात करती है, किसी के स्पेसिफिक नीड के बारे में, ठीक है, एनर्जी के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में। तो ये जो है कि हमारी जो थ्योरी होती है वो करेक्ट थ्योरी जो होती है ये हमारी होती है हमारी कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हमारी बात करती है किसी भी इंसान के मोटिवेशन, उनका पर्सपेक्टिव कैसा है, ठीक है, वो कैसे उसकी एनर्जी है, कैसा बिहेवियर है। तो जो कंटेंट थ्योरी होती है वो हमारी बात करती है इसी के बारे में।
तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये होगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 50 डैश इज एट्रीब्यूटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में इन्होंने बात की थी। तो इन्होंने बात की थी हमारी मोटिवेशन और हाइजीन की थ्योरी के बारे में, जिसको हमने अपने पिछले के क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो इन्होंने ये थे हमारे फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग जो है, इन्होंने बारे में इन्होंने बात किया था हमारा दो फैक्टर, ठीक है, थ्योरी और मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर के बारे में इन्होंने बात की थी। ये साइंटिस्ट थे हमारे फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट थ्योरी हमारी हो जाएगी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन अगर अच्छा है और हाइजीन अच्छा है तो वहाँ पे कंपनी की प्रोग्रेस अच्छी होगी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का, जिसमें मैंने बात की थी कि जो सिचुएशन 4 होगी, चौथी सिचुएशन जो बनेगी वहाँ पे वो फेवरेबल सिचुएशन होगी, नो कंप्लेंट्स होंगे, ठीक है, कोई भी कंप्लेन नहीं करने वाला है, मोटिवेटेड रहेंगे, टास्क ओरिएंटेड रहेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। तो वो वहाँ पे सारी चीज़ें, वहाँ पे जो आउटपुट होगा, ठीक है, प्रोडक्शन आउटपुट होगा, वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ पे सी। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमें आप जो है कि डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें टेलीग्राम पे, ठीक है, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप फॉलो करिए, वहाँ पे आपको जो है कि डिफरेंट PDF प्रोवाइड करे जाएंगे, प्लस जॉब नोटिफिकेशन आपको मिलती है, प्लस आपको जो है कि सारी क्लास की नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलेगी, प्लस आपको जो है कि डिफरेंट क्विज़ेस आपको वहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ एग्रीकल्चर एंड जीके में, ठीक है, एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और चैनल को अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी दिक्कत हो, सारी चीज़ें हमें आप बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।